कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कल्याणी में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कल्याणी में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीबी के बारे में। दर्शकों, आज हम और बातचीत करने जा रहे हैं टीबी पर। टीबी एक ऐसा रोग है जो किसी को भी हो सकता है, जो का कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, बाद से हो सकता है। यदि आदमी को 2 सप्ताह तक खांसी चले, उसको बुखार आए, शाम को ठंडा ठंडा पसीना आए, भूख नहीं लगे, वजन कम हो जाए, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। फिक्रू क्या है ये? नहीं, अपन टीबी पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमने ये सोची कि दर्शकों को तनक तनक जो है ना टीबी के बारे में जानकारी दे दें और का तनक लक्षण। हाँ, तनक तनक। अच्छा, तो मतलब आज तुम टीबी के बारे में ऐसा लग रहा है मुझे कि पूरी तैयारी करके आए हो। हमने बहुत ही तैयारी करी। हाँ, वो तो अस्पताल भी गए थे, 2-4 डॉक्टर से पूछा, उन्होंने हमको भगा दो, बोले नहीं हटो। तो उन्होंने कहा भाई चलो 2-4 लोगों से पूछ ली, और पिछले कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने बताई थी, तो सब कचू पढ़ के कचू किताब देख करके आए। आज तो बहुत ही जानकारी टीबी के बारे में। हाँ अच्छा, आज तो बहुत जानकारी है ना। हाँ। तो चलो देखा जाए कि कितनी जानकारी है आज तुम्हें। हाँ, बिल्कुल, कहा नहीं। हाँ, है ना। हाँ। तो आज कितनी जानकारी है तुम्हें, इसके बारे में हम देखेंगे कि वाकई तुम पढ़ के आए हो, या फिर वो एक कौन सी कहावत है कि अधजल गगरी, क्या है वो? अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ 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 हाँ, वही। ऐसा तो नहीं है ना कहीं? नहीं, का मत बोले। मतलब ये कि तुम ठीक से पढ़ के आए हो ना, तुम्हें पूरा विश्वास है ना। हाँ, तो बस ठीक है। तो वैसे भी अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तो उनसे प्रश्न तो होंगे। तो दर्शकों, अब डॉक्टर साहब हमारे बीच में आने वाले हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप उनको भी थोड़ा ऊपर ले आइए, क्योंकि हो सकता है मैं जो डॉक्टर साहब से प्रश्न करने वाली हूँ वो आपके दिमाग में भी हो। तो दर्शकों, अब हम देखते हैं ये संदेश। क्या हाल है भाई? आइए संतोष बाबू। नहीं तो टीबी का इलाज कठिन हो जाता है। डॉट्स, पूरा कोर्स, पक्का इलाज। संतोष बाबू, अब तो तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। अरे इलाज तो ठीक से चल रहा है ना? बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा भी खानी छोड़ दी है। मतलब डॉट्स का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया? हाँ, जब 2 महीने में इतना आराम आ गया तो फालतू में 6-8 महीने क्यों दवा खाऊं? हाँ? हाँ? अबे ये सिंग बनानी मुझे सिखानी पड़ेगी क्या? अब अधूरी छोड़ दी दाढ़ी, पूरी शक्ल का तो सत्यानाश कर दिया। कमाल है, शेप जैसी छोटी चीज की परवाह है, जिंदगी की परवाह नहीं। सुना नहीं क्या, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं, इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी। कल ही डॉट सेंटर चले जाना। कल नहीं, अभी। डॉट्स का कोर्स अधूरा ना छोड़ें। ये कोर्स 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रहे, पूरा कोर्स, पक्का इलाज। दर्शकों, विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, विराम के बाद आप और उनका पुनः स्वागत है, और हमारे संगे संगे डॉक्टर साहब की स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, ये क्या था फिकर चंद जी, आप मुझे बताएंगे? नहीं, ऐसा ना था कि जब आप विराम पे गई थी ना, तब तो डॉक्टर साहब नहीं थे ना। तो विराम के बाद जब आप लौटी तो डॉक्टर साहब आ गए, तो आपने दर्शकों का स्वागत स्वीकार, तो हमने डॉक्टर साहब का स्वागत कर दिया। अरे फिक्रू, मैं डॉक्टर साहब का भी स्वागत करती, तो तुमने क्यों कर दिया? क्योंकि डॉक्टर साहब का स्वागत करने का एक तरीका होता है। तो हमने कुछ गलत कर दो का? नहीं, अब ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। हाँ, ठीक है। दर्शकों, जैसा कि फिकर चंद जी डॉक्टर साहब का स्वागत कर ही चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज वर्मा, जो कि हैं जिला क्षय अधिकारी। डॉक्टर साहब, आज हम टीबी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे कुछ पहलुओं को छूना चाहूंगी जो हमने अभी तक नहीं, जिन पे बात करी है टीबी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये एक्टिव और इनएक्टिव टीबी, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय टीबी, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, जैसा मैंने कई बार प्रोग्राम बताया है कि टीबी की बीमारी किस तरह से फैलती है। जब भी कोई स्पुटम पॉजिटिव मरीज खांसता है, छींकता है, तो उसकी जो छोटी छोटी बूंदें खकार की पूरे वातावरण में फैल जाती हैं। जी। दूसरा व्यक्ति जब इनहेल करता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में चले जाते हैं
और ये उसको इम्यूनोलॉजिकली टीबी से पॉजिटिव बनाते हैं, जिसका एम्प्टी टेस्ट बोलते हैं। मगर ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डैमेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो एक तरह की सुप्त अवस्था में वो रहते हैं। ये जनसंख्या लगभग 40% लोगों के शरीर में टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं, मगर लेकिन बीमारी नहीं पाई बीमारी नहीं पाई जाती। तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक लेटेंट या सुप्त अवस्था है। और इन बैक्टीरिया को जब भी मौका मिलता है, यानी आदमी का शरीर कमजोर हुआ, तो फिर ये अपनी को डेवलप करना शुरू करते हैं और बीमारी धीरे धीरे पैदा करना शुरू करते हैं। और वो जो लेटेंट अवस्था थी, सुप्त अवस्था थी, वो कीटाणु की सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट होके बीमारी का रूप ले लेते हैं। डॉक्टर साहब जी, आपने जो अंग्रेजी में कही ना का वो एक्टिक वो टैक्टिक वो का कही आपने, हिंदी में भी बोली है, हाँ। सुप्त और सक्रिय। नहीं, हाँ, तो ये मतलब ये होगा ना कि वो टीबी के कीटाणु जिससे आदमी को टीबी हो जाती है उसको क्या कहेंगे, और मतलब कछु समझ में नहीं आया, फिर से हिंदी में बता दो आप। फिकरचंद जी, इनका ये कहना है कि टीबी के जो कीटाणु रहते हैं वो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि हमको बीमारी नहीं है, मौजूद हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। तो सुप्त अवस्था मतलब अंदर बैक्टीरिया सोए जाते हैं? हाँ, सोए रहते हैं, तो यही दिन में समझ सोते लो। हैं कि रात में सोते हैं? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे कि अभी हमने बात करी कि सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, जैसे जो HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति रहते हैं उनमें ये जो इनएक्टिव जो रहते हैं, यानी कि जो निष्क्रिय टीबी के जो कीटाणु रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं जी। तो क्या HIV पॉजिटिव व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, तो दवाइयाँ वो टीबी की जो आम दवाइयाँ रहती है वही रहती हैं या उससे कुछ हटके रहती हैं? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि HIV का टीबी पर क्या इम्पैक्ट आता है। अगर टीबी के पेशेंट को HIV है, तो अगर डॉर्मेंट टीबी है तो वो एक्टिव हो जाती है, अगर एक्टिव टीबी है तो वो फेटल टीबी हो जाती है, घातक हो जाती है, मतलब बीमारी का स्टेज आगे बढ़ जाता है। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, तो टीबी की दवाइयाँ वही रहती हैं। HIV पेशेंट को HIV की भी दवा दी जाती है और HIV पेशेंट को टीबी की भी दवा दी जाती है। एक रिफाम्पिसिन कहीं कहीं रिएक्ट करती है HIV की ड्रग से, तो उसकी जगह उसको बदल के दूसरी दवा दी जाती है। अच्छा, HIV पेशेंट में जो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है वो टीबी है, क्योंकि मैंने बताया 40% लोगों के फेफड़ों में टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं। तो इनको जब भी HIV होगी, शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता होगी, तो जो फिक्रू जी की चिंता थी वो सुप्त अवस्था से वो सक्रिय अवस्था में आ जाएंगे और टीबी की बीमारी को घातक रूप लेते हुए पेशेंट्स की मृत्यु तक हो सकती है। एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूँगी, वो ये है कि जो लोग जो टीबी मरीज जो रहते हैं, जिनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे आप ही लोग हैं या और भी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन लोगों को कुछ एक दवाई दी जाती है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, एक दवाई दी जाती है जो उनको एक तरीके से एक प्रिवेंटिव मेजर का काम करती है। उस दवाई का नाम क्या है? हाँ, ऐसी कोई दवा नहीं होती, हम लोग कोई दवा नहीं लेते हैं। और जो एक दवा आप प्रिवेंटिव नाम ले रही हैं वो आइसोनियाजिड टेबलेट होती है जी। वो केवल उसको दी जाती है जिसके मदर या मम्मी या पापा स्पुटम पॉजिटिव रोगी हैं और बच्चे की उम्र 6 साल से कम है। तो ये मेरा प्रश्न ही था। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो दवाई है इसको हम एज प्रिवेंटिव मेजर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बच्चों में तो इन्फेक्शन लग सकता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन लग ही चुका है। जैसे मतलब हम इतने टीबी के लोग ही के बीच रहते हैं, आप लोग रहते हैं, 6 साल के बच्चे को टीबी का रोग नहीं लगा होता, मगर ऊपर की एज आने में या तो उसको टीका लगा है, नहीं तो वातावरण से ही उसने टीबी के कीटाणु ग्रहण करके और अपना खुद का ऑटो इम्यूनाइजेशन कर लिया, मतलब टीकाकरण खुद ही कर लिया। तो हमें जो कम डोज में जो बैक्टीरिया जाते रहते हैं वो हमारा एक तरह से टीकाकरण और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को मजबूत करते आते हैं। तो प्रिवेंशन जो दिया जाता है, पहली बात ये कि 6 साल से छोटे बच्चे, बड़े लोगों में, एडल्ट में कोई रोल नहीं है, और बूढ़ों केवल कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं, और केवल उन बच्चों को दिया जाता है जिनके संपर्क में स्पुटम पॉजिटिव रोगी है। जी, तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमको दी। थैंक यू। तो दर्शकों, चलिए अब हम देखते हैं यह संदेश। रघु और राघव में बहुत कुछ एक समान, दोनों गप्पी, दोनों का अड्डा चाय दुकान, दोनों को फिल्मों का पुराना बुखार, दोनों का पसंदीदा एक्टर
सलमान खान और तो और दोनों को बिल्कुल एक सी ही खांसी। खांसते खांसते हुए परेशान। बलगम की जांच हुई तो निकली टीबी। दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। सोचा अब क्या काम, दोनों में बहुत कुछ एक, मगर अब है एक फर्क। रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीबी न छोड़े जान। मैंने टीबी का कोर्स बीच में छोड़ दिया, अब ये टीबी मुझे नहीं छोड़ रही। अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो तुरंत बलगम की जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी MDR टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। तो दर्शकों, इस संदेश के बाद आपका पुनः स्वागत है। अच्छा एक बात सुन लो हमारी, आप आजकल आप बहुत ही चतुरी हो गई हैं। मैंने क्या किया? हाँ, काहे नहीं किया। आपने आज तो डॉक्टर साहब से ऐसे प्रश्न पूछे कि हमारी तो लुटिया ही फेल हो गई। हम तो घर से तैयारी करके आए थे, डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे वो पूछेंगे, और आपने न जाने कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न उठा के लिए हमारी खोपड़िया सोई घूम गई। हम कछु नहीं पूछ पाए, अंत में न जाने का उल्टा सीधा पूछ लो। मैंने फिर भी डॉक्टर साहब ने सही उत्तर दे दो। तो फिक्रू, तुम ही तो इतना उचक रहे थे कि आज तुम तैयारी करके आए हो, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं आखिर तैयारी करी है तो कितनी करी है। नहीं तो मतलब जो मतलब हमारे खिलाफ साजिश थी। नहीं, कोई साजिश नहीं थी। और वैसे भी अगर तुम तैयारी करके आए हो तो जो ज्ञान होता है वो कभी भी जाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। ये बात तो सही कही, ये ज्ञान कभी जाया नहीं जाता। तो ऐसा करे थे ना कल्याणी जी, आपने अब भाई कही ना ज्ञान जाया नहीं जाता ना? बिल्कुल नहीं जाता। अब भाई हम जा रहे हैं होशंगाबाद के ग्राम, वहाँ अपने ज्ञान की परीक्षा सुई ले हैं। दर्शकों को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सुई दे डॉक्टर साहब को लेकर के। तो दर्शकों, हम आ रहे हैं आपके पास। फिकरचंद जी, बोलो जी। आप ये यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे कल्याणी, हम देख रहे हैं कहीं वो तो नहीं आ रही हैं। कौन? वही आपकी बड़ी वाली। बड़ी कल्याणी जी? आओ। हाँ। अरे वो यहाँ क्यों आएंगी? अरे सब तो इन्हीं का किया धरा है। हमारा कार्यक्रम फ्लॉप कर दो तो हम डर रहे हैं कहीं बोना आ जाए तो हम आज भी सब कार्यक्रम सब फ्लॉप हो जाए सब। हाँ, यहाँ तो मैं हूँ ना, तो वो क्यों आएंगी? अरे आपका कल्याण उनके सामने। हाँ, मैं भी छोटी कल्याणी हूँ। तो क्या होगा, वो बड़ी है। हाँ, अच्छा तो चलो कार्यक्रम शुरू करूँ मैं? ऐसे कैसे शुरू कर लो, मानो हमारे संग क्या करा था उनने। क्या? हाँ, हम पूरा कल जो कार्यक्रम है तो ना अपना टीवी का जो आए है ना टीवी पर, हाँ। हम इतनी सारी जानकारी ले ला करके आए भैया। हमने सोची कि डॉक्टर साहब से जो बातचीत करें, मन उन्हें ना जाने का चीज पूछ जा रही। और हमारे सारी मन के जो जिज्ञासा शंकाएं सब इतने समा गई, सब दिल में भर पड़ी है। ओ, अरे तो क्या हो गया फिक्रू, जितनी भी जिज्ञासाएं तुम्हारे मन में हैं वो सब यहाँ सुलझ जाएंगी। हाँ, ये बात सही कही आपने। यहाँ भी तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मन एक बात है, आप उतने दरवाजे का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बीच कार्यक्रम में टपक पड़े और हमारा सब कार्यक्रम। बिल्कुल नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। पक्की। तो चलो शुरू करो। हाँ, तो शुरू करते हैं। हाँ। तो दर्शकों, अब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो यहाँ पर सवाल जवाब तो होंगे ही। टीबी से जुड़ी जितनी भी शंकाएं यहाँ के लोगों में हैं वो पूछेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले हमारे फिकरचंद जी आपको बताएंगे कि हम हैं कहाँ। हम कहाँ हैं बताएं? दर्शकों, हमोरन जो है ना अपने होशंगाबाद जिला के केसला ब्लॉक के ग्राम सहेली में है। हाँ, इतने बहुत ही अच्छी अच्छी सहेली हैं और बहुत ही अच्छे सहेला भी हैं। आप और उनको अपनी अपनी जो भी समस्या का समाधान है, हमारे संग डॉक्टर साहब दुबे जी हैं, इनका परिचय करवा दो आप पहले। हाँ, तो हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय दुबे जी, जो कि हैं जिला क्षय अधिकारी होशंगाबाद में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ अपनी जिज्ञासाएं लेकर आए हैं, अपने सवाल लेकर आए हैं मन में, जो कि आपसे पूछना चाहते हैं टीवी से जुड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमारे साथ हैं रमेश चंद्र जी। हाँ जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैं रमेश चंद्र यादव, गांव सहेली का नागरिक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या डॉट से टीबी का इलाज संभव है? ये जानना चाहते हैं कि डॉट से क्या टीबी का इलाज संभव है? बिल्कुल, डॉट से पूरी तरह टीबी का इलाज संभव है। डॉट्स अपनाइए, 6 रोग हटाइए। यानी कि डॉट्स है टीबी के इलाज का पक्का वादा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं सीता बाई, जो कि प्रश्न करना चाहती हैं डॉक्टर साहब से। जी, अपना प्रश्न कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम सीता बाई है। हमने डॉट्स के बारे में बहुत सुना है, इसके बारे में हमें बताइए। डॉट्स पद्धति टीबी के उपचार की एक विधि है। इसमें मरीज को किसी स्वयंसेवी व्यक्ति के व्यक्ति द्वारा मरीज को सामने दवा खिलाई जाती है। इसका नाम ही है शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी सुपरवाइज्ड
शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, किसी व्यक्ति की सीधी देखरेख में दवाओं का खिलाना। क्योंकि टीबी की जो बीमारी है उसमें 6 माह तक दवा दी जाती है, और अगर किसी चिकित्सक घर के लिए दवा लिखता है तो मरीज 6 महीने तक नियमित रूप से दवा नहीं लेता है। इसलिए इस पद्धति को अपनाया गया है और इस पद्धति से इस बीमारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। तो सीता जी, आपको समझ आया डॉक्टर साहब ने अभी डॉट्स पद्धति के बारे में जो भी बताया? तो चलिए, समझ में नहीं आया। फिक्रू, अब तुम्हारी क्या समझ नहीं आया? इतने अच्छे से समझाया डॉक्टर साहब ने। देखिए, हम अभी कार्यक्रम में वो डार्ट्स को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में, क्या होता है डॉक्टर साहब के, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और वो थेरेपी। और डॉक्टर साहब ने कुछ शॉर्ट कर दिया तो हमें समझ में नहीं आई, तो हमको डॉक्टर साहब से पूछते, डॉक्टर साहब वो क्या कह रहे हैं और आपने क्या कही, दोनों एक चीज़ें के अलग अलग है। देखिए, दोनों एक ही है। डॉट्स को अंग्रेजी में है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, सीधी देखरेख में दवाओं का खिलाना। अरे बाप रे, अब समझ आया? सब कछुआ पे आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो चलो, अब किसी और को समझने का मौका देते हैं। अब हमारे साथ है निर्भय जी, जो कि अपना प्रश्न करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं निर्भय यादव। टीबी रोग ना फैले इसके लिए कौन कौन सी सावधानी बरतना चाहिए? टीबी रोग ना फैलने पाए इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतें? टीबी रोग ना फैले इसके लिए सबसे पहला तो जो टीबी का मरीज है वह खांसते समय रुमाल को मुंह पे रखना चाहिए। जो उसका बलगम है वो किसी एक कंटेनर में इकट्ठा करना चाहिए और उसमें मिट्टी या राख डालते रहना चाहिए, और बाद में जब उसको जो है किसी ऐसे स्थान पर उसको गाड़ देना चाहिए। क्योंकि जो इसके बैक्टीरिया हैं, यह जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से फैलती है, और इस बैक्टीरिया का नाम है जीवाणु, इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल। और ये जो बैक्टीरिया है ये किसी भी उसमें मरता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति खांसता है या जिसको टीबी है और वो खांस रहा है तो उसका बलगम एक जगह इकट्ठा करके किसी कंटेनर में उसको ज़मीन में गड़ाना चाहिए, और खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया को दूसरों को ना फैला सके। तो निर्भय जी, आपको ठीक से समझ आया? चलिए आगे। कल्याणी जी, अब हमको एक अपनी शंका का समाधान सोई कर लेने दो। पूछो। डॉक्टर साहब, हम जो पूछ रहे हैं कि वो हमारा मित्र रामलाल जी है ना, उसको भी हो गई थी। हाँ। अब वो जगह इतने होते हर कहीं थूकने लगा था। हम उसको बहुत समझाते कि भैया इतने होते मत थूको, तो मत, समझ में नहीं आ रही वो के। उसको आप बोलिए कि वो एक जगह एक कंटेनर में कोई उसमें थूकना शुरू करे और रोज़ उसको साफ करके और उसका उपयोग फिर से इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब, यही बात हमने उसको समझाई तो मालूम क्या कह रहे थे? बोले कि मैं थूक जमा करके घर में तो फेंकने, यही काम है हम करवे के लाने। नहीं, वो आवश्यक है। हाँ, क्योंकि हाँ, उसको आप जब तनक उसको समझा दीजिए। बिल्कुल, मैं समझा देता हूँ। हाँ, रामलाल को बता दीजिए। आप जो है अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है तो उसको आप ये बताएं कि वो एक ही किसी कंटेनर में अपना थूक इकट्ठा करे ताकि वो दूसरों को नहीं फैल सके। तो भैया रामलाल, तुम्हारी समझ में आई है कि तुम जो कहते चलते हो ना सबको कि भैया हर कहीं थूक दो, नहीं, अपना मान लो कोनो को टीबी है तो कुछ समझा भैया कि थूक को एक डब्बा में थूकें, पाके बंद करके और उसको कहीं जमीन में गाड़ दो। समझ आई रामलाल? हाँ। अरे वाह फिक्रू, पहली बार अकलमंदी की बात की है। फिर अच्छा, आपको भी उनकी लग गई का आदत? किसकी? वही। सब समझ आए? चलिए दर्शकों, इनकी बातें आपके समझ में नहीं आने वाली, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इधर हमारे साथ ममता जी हैं जो कि प्रश्न करना चाहती हैं डॉक्टर साहब से। जी ममता जी। मैं ममता यादव, आशा कार्यकर्ता सहेली से बोल रही हूँ। किसी व्यक्ति को एक बार टीबी ठीक होने पर दोबारा हो सकती है क्या? जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहती हैं कि टीबी यदि एक बार ठीक हो जाती है तो क्या दोबारा हो सकती है? हो सकती है, अगर मरीज नियमित उपचार नहीं ले रहा है, मरीज की जो रेजिस्टेंस क्षमता है, शारीरिक क्षमता, वो अगर कम है तो उसको दोबारा टीबी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि ऐसा उनको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि दोबारा टीबी ना होने पाए? दोबारा टीबी ना हो इसलिए नियमित डॉट्स पद्धति से मरीज को नियमित रूप से दवाएं खाना चाहिए और नियमित रूप से अपने खकार का परीक्षण जो बताया गया है उस अनुसार करना चाहिए।
तो ममता जी, आपको ठीक से समझ में आया कि डॉक्टर साहब ने जो भी अभी बताया कि एक बार इलाज अगर ले रहे हैं तो पूरी तरह से लेना है ताकि टीबी दोबारा ना हो सके। अच्छा, अब हमको एक बात डॉक्टर साहब से पूछ लेने दो। एक और बात। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न ये है कि मान लो कोनो आदमी को टीबी हो गई है, ठीक है, और टीबी हो के बाद उनने कछु दिना तक गोली मोली खा ली, उसके बाद उसको लगा कि वो बात ठीक होगा, उन्हें बीच में इलाज छोड़ दो। हाँ, माने वो मरीज को लग रहा है कि वो ठीक होगा, लेकिन ये कितना सही है और कितना गलत है, ये हमको पूछना है। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा इस बीमारी में होता है, कुछ दिन दवा लेने के बाद में वह जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति है वो बहुत अच्छा महसूस करने लगता है और वो बीच में दवा छोड़ देता है। और यही कारण है कि वो व्यक्ति, अगर वो दोबारा उसको होती है और वो बीमारी होती है, क्योंकि इसके जो जीवाणु शरीर में रहते हैं उसको समाप्त होने में 6 महीने का समय लगता है, और जो दवाई का कंसंट्रेशन उसके रक्त में जब तक 6 महीने तक नहीं रहेगा तब तक वो जीवाणु उसका ख़त्म नहीं होगा। और व्यक्ति छोड़ देता है बीच में, तो कुछ दिन के बाद में वो जीवाणु फिर उसके शरीर में ग्रोथ करने लगते हैं और वो फिर ग्रसित होता है। मतबल कल्याण जी, डॉक्टर साहब को कहने का मतबल ये है कि अगर कोनो व्यक्ति को टीबी होगा हुआ है, उनने 1 महीना 15 दिन गोली वोली खा ली, उसको लगे बहुत ठीक हो गए हैं, उन्हें दवाई छोड़ दी, तो उसको फिर जो है वो जीवाणु कभी ना कभी उभर करके फिर से उसको टीबी से ग्रसित कर सकते हैं। कहाँ समझ में आई? बिल्कुल समझ आई। और मैं दर्शकों को भी एक बार बता दूं कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करना और डॉक्टर जैसी सलाह देते हैं उनकी सलाह के अनुसार चलना है और दवाई बिल्कुल समय से और पूरी खानी है। ठीक है, ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे साथ हैं तुलसीराम जी। तुलसीराम जी, आपसे प्रश्न करना चाहूँगी मैं, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मैं तुलसीराम यादव सहेली का नागरिक हूँ। क्या टीबी शरीर के किसी भी अंग को हो सकती है? टीबी की बीमारी शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, लेकिन 85% 80% जो भी 80 से 85% जो टीबी की बीमारी है वो फेफड़ों को होती है, और शेष 20% ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। तो मालूम चल गया ना आपको, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी भी अंग में ये हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो टीबी होती है वो फेफड़ों में होती है। चलिए, घनश्याम जी भी कुछ पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। जी घनश्याम जी, आप पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सहेली घनश्याम यादव हूँ। यदि टीबी का इलाज बीच में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? ये पूछना चाहते हैं कि टीबी का इलाज यदि एक बार बीच में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया मैंने भी अभी पहले भी अभी बताया था कि अगर टीबी का इलाज एक बार आपने लिया और उसको बीच में बंद कर देते हैं तो दोबारा टीबी होगी, और वो जो टीबी होगी उसके वह हो सकता है कि वो रेजिस्टेंट टीबी हो, और उसमें इलाज फिर बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है उसको तत्काल डार्ट्स पद्धति से नियमित उपचार कराना चाहिए, और इस डार्ट पद्धति से 100% मरीज ठीक हो सकता है। आपके इस ज़िले में जो ये पद्धति से जो मरीज़ दवा खा रहे हैं उसमें 92% मरीज की इस ज़िले में क्योर रेट प्राप्त हो रही है, और इस जो भी व्यक्ति टीबी से ग्रसित हो उसको डार्ट्स पद्धति अपना करके और इस रोग का उपचार कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इतने सारे लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। और कुछ? हाँ, कछु नहीं, ऐसा है कि आप जो इतना से सीधे जो जा रहे हैं ना स्टूडियो, हमको इतने तक छोड़ के आओ आप स्टूडियो तक। हाँ, क्यों? मैं बाद में आती हूँ ना। नहीं, बाद में नहीं होते, बहुत ही हमको आप तो छोड़ के आओ, होते आप बाहर ठाड़ी रहना, प्रोग्राम करेंगे, फिर हम संगे संगे आना आप। फिकरचंद जी को बहुत डर लगता है बड़ी कल्याणी से, इसलिए मैं चली जाती हूँ उनको छोड़ने। दर्शकों, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद आप फिकरचंद जी को और बड़ी कल्याणी को साथ में पाएंगे स्टूडियो में। आओ। तो फिकरचंद जी, अब दर्शकों से विदा ली जाए। हाँ। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।